हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में बात करने वाले हैं हम लोग ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है केवीएस के लिए। बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं और वैसे प्रश्नों का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपको केवीएस पूछता है। तो उन कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने के लिए इस वीडियो में चलते हैं। और दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और इस चैनल पर बने रहिएगा। चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और उन्हें हम लोग कैसे कम से कम समय में बना सकते हैं आसानी से। उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास बहुत ही आपको महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न भी आपसे खूब पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष लंब यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है। दो शीर्ष लंब की लंबाइयाँ आपका 11 सेंटीमीटर और आपका 13 सेंटीमीटर हो, निम्न में से कौन सी तीसरे शीर्ष लंब की लंबाई नहीं हो सकती। इसके बारे में आपसे बता रहा है कौन सा इसमें शीर्ष लंब की लंबाई नहीं हो सकती, वो बताइए। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये आपका कोई त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर आपका त्रिभुज है और यहाँ पर कह रहा है कि जो शीर्ष लंब की लंबाई है, मान लीजिए कि यह ए है, ये बी है और ये आपका सी है। और यहाँ पर शीर्ष लंब की लंबाई के बारे में बात कर रहा है कि ये इसका क्या है, आपका यहाँ पर 11 यदि हो, यदि यहाँ पर 11 ये है, आपका एच नहीं है बल्कि 11 है। और यहाँ से इसका जो शीर्ष लंब है ना, अर्थात इस पर जो शीर्ष लंब है, इसकी लंबाई आपको यदि पता हो कि ये आपका 13 है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये पता हो कि इसकी जो लंबाई है 13 हो, तो उस स्थिति में आपको इसकी लंबाई के बारे में बात करना है कि कितना होगा, अर्थात इसकी लंबाई कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको शीर्ष लंब दिए हों, जो आपको शीर्ष लंब दिए हों, उनको आपको आपस में गुणा कराना है। तो 11 को और आपका यहाँ पर गुणा कराना है। दूसरी शीर्ष लंब क्या है, आपको 13 है, इसको आपस में गुणा कराना है। और क्या करना है, इनके योग से आपको यहाँ पर भाग देना है। इनका योग कीजिएगा तो 11 और प्लस 13 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपको पुनः इसका 11 और 13 का आपको गुणा कराना है और इनके अंतर से आपको यहाँ भाग देना है। तो 13 में 11 घटाइएगा, कितना आएगा, आपका 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसी के बीच में आपका जो होगा ये एच की वैल्यू होगी। इसी के बीच में क्या होगी, इस यहाँ पर जो लंब है ना, इसको आपका यहाँ पर वैल्यू होगी। तो इसके बीच में ये आपका एच होगा। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। इतनी बात आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ 13 और 11 का आप यहाँ पर करते हैं तो ये 23 होता है। और इसमें यदि आप भाग देते हैं तो 11 में आप गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर इसे आप गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13 का आप 3 हो जाएगा, बचेगा एक आपका 13 का 13 और आपका यहाँ पर जो एक बचेगा ये आपको 14, अर्थात 143 हो गया। 143 में आपको भाग देना है 23 से। कितनी बार में जाएगा, 6 पॉइंट कुछ बार में आपको जाएगा, 6.8 या समथिंग बार में आपको यहाँ पर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 143 ही हो जाएगा। ये आपका 143 ही होगा। इसको आप गुणा कराइएगा, इसमें आपको 2 से भाग देना है। अब 2 से भाग दीजिएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 70 दूना के 140 अर्थात 71 पॉइंट समथिंग प्राप्त होगा, ठीक है। 71.5 आपको प्राप्त होगा। तो जो आपका यहाँ पर एच है, अर्थात जो तीसरी शीर्ष लंब है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है, H3, ये शीर्ष लंब आपको मान लीजिए कि ये पहली है तो ये दूसरी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका H3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि इसकी लंबाई क्या नहीं हो सकती, उसके बारे में बताइए कि इसमें से क्या नहीं हो सकती। कैसे आप बताएंगे, तो जो इससे बाहर होगा उसको नहीं होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है, देखिए सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो आपका 6.8 है। जो भी आपका एच का वैल्यू होगा इस 6.8 से क्या होगा, आपका अधिक होगा। और यहाँ पर 71.5 से क्या होगा, उसका कम होगा। तो इससे बाहर आपका होना चाहिए और इससे भी बाहर होना चाहिए। जो बाहर होगा वो क्या हो सकता है, उसकी हाइट कभी भी आपको नहीं हो सकती है। तो कौन इससे बाहर है, 6.8 से बाहर कौन है, अर्थात 6.8 से इधर कौन आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा तो 7 इसका ऑप्शन क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 7 है, 7 यहाँ 6.8 है, इससे बड़ा आपको यहाँ पर 7 है। तो 7 क्या होगा, इसके अंदर आपका हो जाएगा। ये 7 क्या हो जाएगा, 6.8 से बड़ा एच है, अर्थात 6.8 से बड़ा आपका 7 है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, इससे अंदर हो जाएगा, अर्थात ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। उसी तरह से बात करते हैं हम लोग 11 की। 11 के बारे में बात करते हैं तो 6.8 से 11 क्या है, आपका बड़ा है, अर्थात तो वो 6.8 और 71.5 के बीच में पड़ेगा। तो ये भी आपका नहीं होगा। जो नहीं पड़ेगा वही उसका आंसर होगा। यहाँ देखिए
75 है। 75 को देखिए, 75 क्या है, 75 क्या इसके और आपका 71.5 के बीच में आएगा? नहीं आ पाएगा, इससे ये बाहर हो जाएगा। इससे क्या होगा? ये बाहर होगा। जब ये बाहर हो जाएगा तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये बात आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी लंबाई नहीं हो सकती उसके बारे में बताइए। जो कि आपका 75 है, 75 इनमें आपको नहीं आएगा, इससे बाहर होगा। यदि 70 के बारे में बात करें तो 71.5 से पहले ही 70 आ जाता है, अर्थात एच की वैल्यू 70 भी हो सकती है, लेकिन ये आपका 75 नहीं हो सकता और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह के ये भी आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षलंबों की लंबाई या 10 मीटर 11 मीटर है तो निम्न में से कौन तीसरे शीर्षलंब की लंबाई नहीं हो सकती? इसके बारे में बात कर रहा था। आप जानते हैं कि उनको शीर्षलंबों का क्या करते हैं हम लोग? आपस में गुणा करते हैं और उनका क्या करते हैं हम लोग? जो योग करते हैं। तो योग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 और प्लस 11 हो जाएगा। ये हमेशा तीसरे जो शीर्षलंब हो रहा है इन्हीं के बीच में आपको वेरी करेगा। किसके बीच में? अर्थात 10 गुना 11 और यहाँ पर इनके अंतर के बीच में अंतर कीजिएगा तो 11 माइनस 10 माइनस भी आएगा तो भी कोई बात नहीं, माइनस आपको प्लस ही लेना है, ठीक है ना। अब 10 माइनस 11 यदि आप करते तो माइनस 1 आता तो भी आपको प्लस ही लेना है। यहाँ पर यह बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो भी आपको यहाँ पर शीर्षलंब हो सकते हैं, भुजा हो सकते हैं, कभी निगेटिव नहीं होती, तो आपको निगेटिव वैल्यू लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनके वैल्यू आपका जो आपका तीसरा जो लंब है वो किसके बीच में वेरी करेगा? आप इस दोनों के बीच में वेरी करेगा, इसी को आपको निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से, ये आपका 110 है और 110 बटा के ध्यान दीजिए 10 और 11 आपका 21 है। तो 110 में यदि आप 21 से भाग देते हैं तब 5 पॉइंट समथिंग बार में आपको जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 5 पॉइंट आपको समथिंग बार में जाएगा, अर्थात 5 से बड़ी संख्या इधर होगी। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम बात करें तो 1 करें तो ये आपका 110 आता है, अर्थात ये लास्ट कहाँ तक जाएगा? आपको 110 आएगा। तो जो आपको ये आपका तीसरा आपको यहाँ पर लंब होगा, जो तीसरा आपका यहाँ पर लंब होगी अर्थात हाइट वाली भुजा होगी, उसी के बारे में पूछ रहा है कौन इसमें नहीं हो सकता? तो इन्हीं के बीच में होगी, इन्हीं के बीच में होगी। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन इसके बाहर है। यहाँ 5 पॉइंट समथिंग कहने का अर्थ क्या है? 5 पॉइंट समथिंग कहने का अर्थ क्या है कि 5 से बड़ी संख्या होगी। 5 से क्या होगी? आपको बड़ी संख्या होगी, क्योंकि पॉइंट में समथिंग है। यदि आप इसमें भाग देते हैं 110 में आप 21 से भाग देते हैं तो 5 बार में 105 आएगा, पुनः आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5.2 आएगा, ठीक है ना, 5.2 आएगा। तो 5.3 तक तो इधर आपको वैल्यू होगी, लेकिन 5.2 से इधर क्या होगी वैल्यू? इसके अंदर नहीं आएगी, बाहर आ जाएगी। तो कौन ऑप्शन है जो इसको फुलफिल कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए देखिए 7। क्या इसके अंदर नहीं आएगा? देखिए 5 से बड़ा है 7 और 110 से छोटा है तो ये आएगा, लेकिन हमको वो लेना है जो नहीं आएगा। 10 के बारे में बात करें तो 10 भी आएगा, इसको भी आप नहीं लेंगे। अब 5 के बारे में बात कीजिए, ध्यान दीजिए 5 के बारे में बात कीजिए। तो 5 क्या है? यहाँ 5 है तो 5.2 से बड़ी संख्या होगी वही आएगी, लेकिन ये क्या है? आपको 5 है तो 5.2 से 5 क्या है? छोटी है, अर्थात ये क्या है? आपको यही आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है विकर्ण, बाकी सभी के सभी विकर्ण हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी के बारे में भी बात करें तो वो भी क्या है? आपका 6 है, जो कि 5.2 से बड़ा है, अर्थात इन्हीं के बीच में आएगा 110 और 5.2 के ही बीच में आपको 6 भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सेम उसी तरह का प्रश्न है। अब मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर भी वही बात करना है कि कौन सी शीर्षलंब की लंबाई नहीं हो सकती, उसी को आपको बताना है। तो जो नहीं हो सकता उसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, अलग तरह के प्रश्नों को। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये भी आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे भी आप निकाल लेंगे। वही काम करना है, यहाँ पर 18 दिया हुआ है तो 18 गुना आपको 15 कर लेना है और बटा में कर देना है। इनका योग कीजिएगा तो 33 हो जाएंगे और इन्हीं के बीच में आपका जो तीसरी हाइट है वो आपको रहेगी, वेरी करेगी। तो यहाँ पे इनको आप गुणा कराइएगा तो ये आपको 18 और गुना 15 हो जाएगा और इनके अंतर से आपको भाग देना है 3 से। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप जरूर आप कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना, और आसानी से कैलकुलेट करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अलग तरह के प्रश्नों को चलते हैं, ठीक है, ये आपको बहुत हो चुका है, आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को आप बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि त्रिकोण ABC में DBC पर एक बिंदु है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई त्रिकोण अर्थात त्रिभुज है और यहाँ पर कह रहा है कि ये A है, ये B है, ये C है, तो D क्या है? इस BC पर एक बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि यह इस प्रकार बिंदु है कि BD और DC को समान यहाँ पर 5:6 के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात यहाँ पर कह रहा है कि ये 5:6 के अनुपात में यहाँ पर आपको विभाजित करता है, तो त्रिकोण विभाजित करता है। और ADC का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है। ADC का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है कि ये आपका
30 सेंटीमीटर है, 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, 30 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर त्रिकोण ADB का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है कि इस त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बताइए। इस क्षेत्रफल इसका क्या होगा आप बताइए। आप आसानी से बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक कॉन्सेप्ट आप क्या यहाँ पर याद रखना है, इसके आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो भुजा आपको यहाँ पर जितनी अनुपात में एक काटती है ना, ठीक है ना, यहाँ पर जितनी अनुपात में एक काटती है भुजा, उतने ही अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है। उतने ही अनुपात में क्या होता है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी होता है। जितने अनुपात में ये आपको भुजा कटती है, जो आपका बेस है जो कटती है, उतने ही अनुपात में उनका क्षेत्रफल भी क्या हो जाता है, बंट जाता है। उतने ही अनुपात में क्षेत्रफल आपका बंट जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ जो है आपका ये 5:6 के अनुपात में भुजा क्या कर रही है, आपको काट रही है। जो ये वाली रेखा है यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इसको इतने अनुपात में काट रही है, 5:6 के अनुपात में काट रही है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 6 है ना, यहाँ पर जो आपका 6 है ना, इसका अनुपातिक जो क्षेत्रफल है आपका 30 दिया हुआ है। जो इसका अनुपातिक क्षेत्रफल है ये आपका 30 दिया हुआ है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो 5 अनुपातिक वाला जो भुजा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात इस त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ये अनुपातिक है इसका क्षेत्रफल ये है, तो इस अनुपातिक का क्षेत्रफल क्या होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस अनुपातिक का क्षेत्रफल कितना गुना है, ये 5 गुना है, ठीक है ना। ये आपको क्या है 6 5 30 हो गया क्षेत्रफल ना, अर्थात अनुपातिक कितना है 5 गुना है। उसी तरह से जो ये वाला आपका भुजा है इसका जो अनुपातिक है होगा वो भी आपको 5 गुना होगा, उसका भी क्या होगा 5 गुना होगा। इसे 6 से 5 से गुणा कीजिएगा 30 प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पर 5 में आप गुणा गुणा कीजिएगा, 5 से ही गुणा कीजिएगा, जो प्राप्त होगा वही आपका ये अनुपातिक का आपका क्षेत्रफल होगा, अर्थात 25 अनुपात आपका 30 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 अनुपात आपका 30 हो जाएगा। उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कहे तो जब भुजाओं का अनुपात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। त्रिभुज की जो आपको भुजाएं होती हैं ना, ये आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती है। लेकिन जो उनका हाइट होता है ना वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जो जब ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, जब ये घटेगा तो ये भी घटेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर इनका अनुपात आपको दिया हुआ है और एक क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपका इसके जो आपको इस भुजा का अनुपात से आप इसका क्षेत्रफल में रिलेट करेंगे, जो आएगा वही उसका होगा, और इस भुजा से इसके जो क्षेत्रफल है उसको रिलेट करेंगे। जितना गुना इधर बढ़ रहा है उतना ही गुना इधर भी बढ़ेगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इसका क्षेत्रफल होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि अभी ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर बात समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपका ये 5:6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका 6 अनुपात के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी हम लोग लेंगे, इसकी वैल्यू आपको कितनी लेंगे, यहाँ पर आपको हमेशा यहाँ पर 30 लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको यहाँ पर 30 लेना है। इसलिए एक अनुपातिक के बारे में यदि आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको 30 और बटा के 6 अर्थात आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी आप उसी तरह से निकाल सकते हैं, जबकि आपका यहाँ पर 5 अनुपातिक का वैल्यू निकालना है, जबकि एक अनुपातिक का वैल्यू आपको पता है कि 5 है, जबकि एक अनुपातिक का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर पता है ना कि चूंकि एक अनुपातिक बराबर क्या है आपको 5 है, इसलिए आपको निकालना है क्या 5 अनुपातिक की वैल्यू निकालना है। 5 अनुपातिक की वैल्यू निकालना है तो कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, अर्थात 25 हो जाएगा। तो यदि x का क्षेत्रफल 30 है तो इसका क्षेत्रफल आपको 25 होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ चुकी है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आसानी से बना लेंगे। जब ये आपको कहे कि इतने रेशियो में इसकी जो भुजा है विभाजित करती है, तो यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना, और ऐसे ही निकल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये वैसा ही प्रश्न है, इसे भी आप वैसे ही बना सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पर कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, और यहाँ पर बात कर रहा है कि ABC कोई त्रिभुज है और यहाँ पर ABC, ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं, ABC है और D यहाँ पर कोई बिंदु है और इनका अनुपात जो विभाजित करने का है ये आपको 3:4 के अनुपात में विभाजित करते हैं। और यहाँ पर बात कर रहा है कि यदि त्रिभुज ADB 27 वर्ग सेंटीमीटर है, ADB के बारे में बात करें, अर्थात इस त्रिभुज के बारे में बात करें तो ये 27 वर्ग स्क्वायर इसका आपका यहाँ पर क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और आगे से पूछा तो त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो सिर्फ आप इनके अनुपातिक से इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनका जो अनुपातिक है 3:4 है, जो 3 वाला अनुपातिक है ये आपका 27 है। क्या है आपका, ये आपका 27 है। तो कितनी गुना आपका 27 है, 9 गुना है तो 27 है। तो ये इसका भी जो आपका क्षेत्रफल होगा अनुपातिक ना, अर्थात इस भुजा पर वाली जो आपका क्षेत्रफल जो आपको 3 अनुपात में काटती है वो आपका यहाँ पर 27 है। तो इसमें किससे गुणा करेंगे,
करेंगे तो 27 प्राप्त होगा, 9 से यदि हम गुणा करें 27 प्राप्त होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी हम 4 में क्या करेंगे, 9 से गुणा करेंगे, जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। 36 क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन है उसको आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी ऐसे प्रश्न दे कि इनको इतने अनुपात में विभाजित करते हैं तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, उतना ही अनुपात में आपका होगा। इनका अनुपात यदि आप लेंगे तो इनका क्षेत्रफलों का भी अनुपात आपका 3:4 ही आएगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आप प्रश्न है और मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। आपको उसी तरह से इसे भी आसानी से बना लेना है और इसे बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, BD बराबर DC है तो BD बराबर DC कहने का अर्थ यहाँ पर आप गड़बड़ाइएगा नहीं। यदि यह A है, यह B है और यह C है तो BD, यहाँ पर D है ना, ये बराबर है अर्थात ये इसके बराबर है। तो इनके अनुपात के बारे में बात करें तो ये 1:1 होगा, ठीक है ना। तो अब आप आसानी से बना सकते हैं और इसे आप आसानी से बना करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर जो है ना उनके भुजाओं का अनुपात दिया कर है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपको 1/4 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1/4 है, अनुपात 1/7 है, अनुपात 1/3 है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है और उसका परिमाप 122 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा के बीच का अंतर क्या होगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर आपको भिन्न के रूप में है ना इसका अनुपात आपको क्या करना है, इसको आपको ले लेना है भिन्न के रूप में, नहीं आपको यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के रूप में लेना है। कैसे लीजिएगा, तो इनका आप एलसीएम लीजिएगा, इनका क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा और सब में गुणा करा दीजिएगा एलसीएम से। तो एलसीएम यदि आप इसका लेते हैं तो 17 के 21 चौके आपका यहाँ पर हो जाता है 84। इसका जो एलसीएम होगा आपका यहाँ पर 84 होगा और 84 से सब में क्या कीजिएगा, आप गुणा कीजिएगा और ऊपर नीचे उसे करेंगे। लेकिन इतना भी करने का जरूरत नहीं है, आप कैसे इसका निकाल सकते हैं वो भी आप ध्यान से देखिए। कुछ नहीं करना है, इसको पूछा जा रहा है इसके बारे में ना, तो इसको आपको ढक लेना है। यहाँ पर पहले यहाँ से शुरू करना है, इसको ढक करके और आगे वाले को देना है। तो यहाँ पर इनको हम लोग बदलने के लिए कुछ नहीं करें, ऊपर वाले से कोई मतलब, नीचे वाले का सिर्फ आपको गुणा कराना है। तो यहाँ पर गुणा करिएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको 21 अनुपात, ठीक है। अब इसको कर लिया, पुनः इसको ढकेंगे तो 4 और 3 दिख रहा है, इनको गुणा करेंगे तो 4 3 आपको कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा अनुपात। पुनः आपको 3 को ढकना है और उसके अलावा क्या आएगा आपको 4 और 7 अर्थात 7 चौके 28। अर्थात इनका अनुपात यदि बारे में बात करें तो ये 21 अनुपात 12 अनुपात 28 के अनुपात में होंगे। इसको यदि आप गुणा भी कराते हैं तो वही बात आएगा, यहाँ पर 21 आएगा, यहाँ 12 आएगा और यहाँ पर आपका 3 आएगा। वही बात यहाँ पर किया गया है, लेकिन बनाने का तरीका इस तरह से आपको समझाने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो अनुपात है 21, 12 और 28 के अनुपात में, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो है, यहाँ पे इनका जो परिमाप है वो आपका 122 है। कहने का अर्थ ये है कि ये भी क्या है, आपको भुजाएं ही ना है, इस जो आपका त्रिभुज है इसकी आपको भुजाएं हैं, तो इन्हीं का योग ही तो ये आपका 122 प्राप्त हुआ है। इन्हीं का योग ना आपको यहाँ पे 122 प्राप्त हुआ है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है। अर्थात यहाँ पर जो अनुपातिक है, अनुपातिक कितनी होगी, 21 और 12 33 हो गई और 33 और आपका यहाँ पर जो 28 हो जाएगी वो 61 हो गया। अर्थात जो 61 अनुपातिक है वही इसके बराबर है, अर्थात 122 के बराबर है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि भुजाएं हैं, ये क्या है आपको भुजाएं हैं और भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। यहाँ पे ये त्रिभुज है और इनका जो भुजाओं का रेशियो है ये यदि कहे कि 21 के रेशियो में है, 12 के रेशियो में है, 28 के रेशियो में है, तो इनका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या हो जाएगा, टोटल परिमाप इनका 61 रेशियो हो जाएगा और टोटल परिमाप इनका दिया हुआ है कि ये क्या है 122 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि एक जो है ना, एक जो आपका रेशियो है इसका वैल्यू कितना होगा आपका 2 होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहां पर आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा आपको ये दिख रही है और सबसे छोटी भुजा ये आपको दिख रही है और इन्हीं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। आप देख चुके हैं कि एक अनुपातिक का वैल्यू आपका 2 है, तो 28 अनुपातिक का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 28 अनुपातिक का, अर्थात उसके 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 56 इसका वैल्यू हो गया। और उसी तरह से यहाँ पर सबसे छोटी 12 है, तो एक अनुपातिक का वैल्यू 2 है, तो 12 अनुपातिक का वैल्यू कितना होगा 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इस 56 में से 24 को घटा दीजिए क्योंकि इसी के अंतर के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसे आप घटाइएगा तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 32 आएगा और 32 ही उन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं। जब भी ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे, कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको काम किया है वैसे करना है। यदि आपको ये बात समझ में आई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं और उसे बना करके देखिए।
अब देखिए दोस्तों, ये उसी तरह का प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप बना लेंगे। वही बनाने का तरीका होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अनुपातिक दिया हुआ है कि ये 1:3 के अनुपात में भुजाओं का, 1:5 का है और यहाँ पर 1:4 का है। तो इनका अनुपातिक निकालने का तरीका है कि इनका एलसीएम लीजिए, गुणा कराइए, जो आएगा वही होगा। लेकिन उससे भी आसान तरीका है, इसको ढकिए, जो बचा उसका गुणा कराइए, तो 5 के 20 हो जाएगा। इसको ढकिएगा, 3 और 4 बचा, इनका गुणा कराइएगा, 12 हो जाएगा। इसको ढकिएगा, 3 और 5 बचा, इनका गुणा कराइएगा, 15 हो जाएगा। अर्थात इनका जो रेशियो है वो आपका 20:12:15 के अनुपात में है। और आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका जो परिमाप 141 है, अर्थात ये तीनों भुजाएं ही तो हैं, तीनों भुजाओं का आप जोड़िएगा तो 140 के बराबर होगा। तो इन तीनों भुजाओं का आप योग करते हैं तो कितना होगा, 20 और 12 32 और 32 15 कीजिएगा तो आपका 47 होगा। अर्थात 47 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, आपका 141 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो 47 रेशियो कितना हो जाएगा, 141 हो जाएगा। इसलिए एक रेशियो के बारे में बात करें, इसलिए एक रेशियो कितना हो जाएगा, एक रेशियो अर्थात 141 और बटा के आपका यहाँ पर 47 हो जाएगा। इसे काटिएगा तो ये आपका 3 बार में जाएगा, ठीक है ना। अर्थात एक रेशियो का वैल्यू जो है आपको यहाँ पर 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा के बीच का अंतर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे छोटी भुजा क्या है, 12 है, सबसे बड़ी भुजा आपका 20 है। इन्हीं के बीच का अंतर निकालना है। तो आपको पता हो गया कि जब एक अनुपातिक का वैल्यू आपको यहाँ पर 3 है तो 20 अनुपातिक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20×3 60 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, घटाना है। जब यहाँ पर 12 अनुपातिक है, जबकि एक अनुपातिक का वैल्यू आपको 3 प्राप्त हुआ है, तो 12 अनुपातिक का 12×3 36 हो जाएगा। इन्हीं को घटाइएगा, क्या आएगा, 24 आएगा। अर्थात उन दो भुजाओं के बीच का अंतर कितना होगा, 24 होगा। तो 24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब भी अब आपको ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो अब आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास जरूर कीजिए कि क्या आपसे बन पा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये आपको अलग तरह का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाएंगे, इसके प्रश्न बनाने के लिए आपको बहुत सारे टेक्निक है। ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बात कर रहा है कि एक समकोण समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। क्या कर रहा है, समकोण समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। समकोण समबाहु त्रिभुज के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना वो ऊपर चला गया, ठीक है। समकोण समबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। समकोण समबाहु नहीं बल्कि समकोण समद्विबाहु के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। समबाहु नहीं समद्विबाहु है ये, ठीक है ना, समद्विबाहु है, ठीक है। ये आपको समकोण समद्विबाहु है, इसके बारे में आपको बात कर रहा है। अब आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है। समकोण जो समद्विबाहु होता है, समकोण जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना, तो जो इसकी भुजाएं होती हैं लंबवत, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात ये भुजा इस भुजा के आपको यहाँ पर बराबर होगी, ठीक है। और यहाँ पर इसके विकर्ण के बारे में कह रहा है कि ये आपका जो है ये आपको 25√2 है। क्या है आपका यहाँ पर 25√2 है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं, आप आसानी से आपको हमेशा निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भी आपको √2 में जो मल्टीप्लाई होता है वही वैल्यू ए का होता है, ठीक है ना। जो आपका यहाँ पर √2 में जो मल्टीप्लाई होता है वही उसका वैल्यू होता है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर √2 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, 25 है। अर्थात इस जो त्रिभुज की भुजा होगी, अर्थात जो लंबवत भुजा होगी, जो कि दोनों आपस में बराबर हैं, उनका वैल्यू क्या होगा, आपका 25 होगा। अर्थात ये आपका 25 हो गया और ये भी आपका 25 हो गया और इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। यदि आप नहीं जानते हैं तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, एक फार्मूला भी आप जानते होंगे कि जो यहाँ पर समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसका विकर्ण क्या होता है। यहाँ पर उसका विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है, ठीक है ना। √2 इंटू भुजा होता है, अर्थात a√2 हुआ, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर बात है, एक क्या है, भुजा है और भुजा क्या है, 25 है। इस तरह से आप इसे समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल आप निकालना जानते हैं, इसको तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। जानते ही हैं कि 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब। आधार क्या है, 25 है, शीर्ष लंब भी आपका 25 है, तो 25 गुना आपका 25 हो गया। इसी को आपको निकालना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो 25 25 625 हो जाएगा और 625 में आपको भाग देना है, किससे, 2 से भाग देना है। तो क्या आएगा, 312.5 आएगा। जो ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब भी आपको यहाँ पर सिर्फ उसका विकर्ण दिया हो तो जो यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई के रूप में होता है वही उसकी क्या होती है, भुजा होती है। भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 25 ये भी 25 और आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, इसका आपको क्षेत्रफल होता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इसे बनाने का प्रयास कीजिए। वही बात यहाँ पर करा है कि यहाँ पर जो यहाँ पे विकर्ण है ना, विकर्ण है तो यहाँ पर जो इससे मल्टीप्लाई है वही इसके भुजा की वैल्यू है। तो आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल, इस जो त्रिभुज का है ना आपको क्षेत्रफल निकालना है, जो कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप जानते हैं कि 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है। तो इसका जो एक भुजा कितनी हो गई, आपको 12 हो गई, अर्थात 12 और गुना समद्विबाहु है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप 12 बरियम 144 हो जाएगा। 144 में आपको 2 से भाग देना है, तब क्या होगा, 72 होगा। 72 कौन सा ऑप्शन है, 72 आपका ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, वही इसका क्षेत्रफल होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ये आपका क्वेश्चन छुप गया है। यहाँ पर भी वही बात कर रहा है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में ही बात कर रहा है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात आपको कर रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी आपको यहाँ दिया हुआ है कि जो इसका कर्ण है अर्थात विकर्ण है, इसकी लंबाई आपको दी हुई है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि कैसे निकालना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप निकाल करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सभी के सभी आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, अर्थात यदि एक भुजा 3 हो तो दूसरी भुजा 4 होगी, चौथी भुजा यहाँ पर तीसरी भुजा 5 होगी। उस तरह से यदि एक भुजा 6 हो तो दूसरी भुजा उसकी 8 होगी और तीसरी भुजा यहाँ पर 10 होगी। यदि 5 हो तो 12 होगी, 13 होगी, 7 हो तो 24 होगी, 25 होगी, 8 हो तो 15 होगी, 17 होगी, 9 हो तो 40 होगी और 41 होगी। इस तरह से क्या है आपको ट्रिपलेट्स दिए होंगे और यहीं तक आपको ट्रिपलेट्स मैक्सिमम पूछाते हैं, इससे अधिक आपको नहीं पूछाते हैं। तो ऐसे जो आपको ट्रिपलेट्स पता है तो आप बहुत सारे प्रश्नों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और यदि नहीं पता है तो आप फंस सकते हैं। तो यहाँ पर याद, यदि आप छोटे से बड़े की और आपको यदि पता निकालना हो कि कैसे ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं तो उसके बारे में कॉन्सेप्ट सीखिए। यदि आपको छोटा आपको दिया हो कि भुजा इतनी लंबाई की है तो उसके अनदर जो 2 भुजा है उसकी लंबाई आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पर सम और विषम देखना है। यदि ये संख्या क्या हो, यदि ये संख्या आपको यहाँ पर सम हो, यदि ये संख्या आपको सम हो तो क्या करना है, जब सम हो तो उसमें 2 से भाग करके उसका स्क्वायर करा देना है। क्या करना है आपको, उसका स्क्वायर करा देना है। ठीक है, अब जब यहीं पर आपको ये विषम प्राप्त हो, अब जब आपको यहाँ पर ये विषम प्राप्त हो तो कुछ नहीं करना है, इनका ही पहले आप स्क्वायर कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर 2 से भाग दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग निकालना चाहते हैं कि इस 3 के बाद ये 4 5 कैसे आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 है, क्या है, विषम है। 3 क्या है, विषम है। तो जब भी विषम दिखे उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और 2 से भाग करेंगे। क्या आएगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, 9 क्या है, यहाँ पर 4.5 हो गया, ये आपको 4.5 हो गया, 9 में 2 से भाग देंगे। तो जो ये आपका ट्रिपलेट प्राप्त होगा वो क्या होगा, इस 4 से बड़ा होगा। 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, अर्थात 5 होगा। और जो इससे पहले वाला जो ट्रिपलेट जो आपको यहाँ पर डिजिट प्राप्त होगा वो क्या आपको प्राप्त होगा, इस 4.5 से छोटा। तो 4.5 से छोटा क्या है, 4 है, और इससे बड़ा क्या है आपका 5 है, और बीच में आपका यहाँ पर 4.5 है। तो इससे पहले वाला तो आपको पता ही है कि 3 है, तो इसका जो ट्रिपलेट क्या हो गया, 3 4 5 हो गया। इसका जो ट्रिपलेट्स हो गया आपको क्या प्राप्त हो गया, 3 4 5 आपको प्राप्त होंगे। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और 3 तो आपको पता ही था। उसी तरह से यदि हम सम संख्या के बारे में बात करें कि जब ये आपको सम हो जाए, जो इसका ट्रिपलेट क्या है, आपको ट्रिपलेट में यदि छोटी संख्या आपको पता हो कि 6 है तो बाकी क्या आप निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो जब सम संख्या हो जाए तो कुछ नहीं करना है। जब सम संख्या आपका हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी को पहले रखना है और उसी में 2 से भाग देना है। अब 3 क्या था, यहाँ पर 2 से भाग जाता नहीं था, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर करके यहाँ भाग करेंगे। लेकिन जब सम हो जाए तो डायरेक्ट इसमें 2 से भाग करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करेंगे। यहाँ भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर तो करना है, एक पहले और एक बाद में, किसके कब बाद में कब पहले करना है उसके बारे में सीखिए। यहाँ पर स्क्वायर कब होगा, पहले ही हो जाएगा जब विषम संख्या हो। जब सम संख्या हो तो पहले भाग देंगे, उसके बाद हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ हम भाग देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको यहाँ पर 9 प्राप्त होगा। अर्थात जो इसका ट्रिपलेट्स होगा ना, ये 9 से क्या होगा, इधर बड़ा होगा अर्थात 10 होगा, और 9 से पहले क्या होगा आपका यहाँ पर 8 होगा, अर्थात 6 8 और 10 आपके यहाँ पे ट्रिपलेट होंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एक बात और भी ध्यान देना है कि जो आपको यहाँ पर सम संख्याएं होंगी, जो ट्रिपलेट्स वो क्या होंगे, अंतर यहाँ पर उनका समान होगा। तो यहाँ इनका अंतर क्या है, आपको समान है, यहाँ पर भी अंतर क्या है, आपको यहाँ पर समान है। यही इसका ट्रिपलेट्स है, अर्थात 6 है, 8 है और 10 इसका ट्रिपलेट है। कोई दिक्कत, मैं ऐसा करता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम अनदर और भी यहाँ पर संख्याओं का ट्रिपलेट निकालना चाहें, जैसे 7 का ट्रिपलेट निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, वही काम करेंगे। वहीं आपको काम क्या करना है, जो आपको यहाँ पर करना है कि इसका जो क्या है, आपको
विषम संख्या है ना, तो उनका स्क्वायर करना है, उसमें 2 से भाग देना है। तो विषम संख्या है, यहाँ पर 7 है विषम संख्या, इसका आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद आपको भाग देना है, तो प्राप्त क्या हो जाएगा 49। 49 में आपको 2 से भाग दीजिएगा तो 45 दूना के 50 होता है, अर्थात ये 44.5 हुआ। तो जो आपको यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी, जो आपको यहाँ पर संख्या प्राप्त होगी क्या होगी, यहाँ से आपको इधर होगी, ठीक है, यहाँ से आपको 44 नहीं बल्कि यहाँ पर 24 होगा, ठीक है, ये आपका 24 होगा, ठीक है। तो इससे संख्या क्या होगी आपको बड़ी होगी, अर्थात यहाँ पर क्या होगा आपका ये 25 होगा, और इससे छोटी आपको संख्या होगी जो क्या होगी 24 से छोटी क्या आएगी आपको 24 आएगी, 24.5 से छोटी क्या होगी आपको 24 आएगी, और इन्हीं के बीच में इनका ट्रिपलेट्स होगा। ट्रिपलेट्स क्या होगा 7 24 आपका 25 हो गया, 7 हो गया, 24 हो गया और 25 हो गया। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब भी आपको ऐसे दिए हों, छोटी संख्या दी हुई है, उनके अनदर ट्रिपलेट्स आप निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से यदि आपको यहाँ पर 6 का निकालना हो, 8 का उसी तरह से निकालना हो, तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि इन्हें आप आसानी से निकाल लेंगे, और इससे सबसे बढ़िया है कि आप इन्हें अच्छी तरह से यदि याद रखते हैं तो और भी बढ़िया है, आप आसानी से कोई भी प्रश्न बना सकते हैं जब भी ऐसे आपको प्रश्न देखेंगे। तो चलिए अब इन पर जो बेस्ड है क्वेश्चंस उनको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग उनका हल करेंगे। चलिए इनके कॉन्सेप्ट को सीख ही लिए, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कैसे बनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के बारे में बात करा है, एक क्या कर रहा है समचतुर्भुज के बारे में बात करें, और यहाँ पर उनके विकर्ण के बारे में बात करें कि विकर्ण की जो लंबाई है ना एक विकर्ण की, ये आपका यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है कि समचतुर्भुज की भुजा यदि 17 सेंटीमीटर हो, इसकी भुजा क्या है 17 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा इसके बारे में बताइए। तो समचतुर्भुज के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा दिमाग में याद रखना होगा, और नहीं तो याद रख लीजिए, लिख करके याद रख लीजिए। क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और वो भी लंब पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात लंब समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को उनके विकर्ण। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इनकी भुजाएं आपको 17 है, तो ये भी 17, ये भी 17, ये भी 17 प्राप्त हो गया। यहाँ पर इनकी भुजा क्या है, एक विकर्ण आपको 16 दिया हुआ है, इनको 2 बराबर भागों में दूसरी विकर्ण काटेगी, अर्थात ये इसके बराबर होगा, उसी तरह से ये भी क्या होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। ये क्या है इसके बराबर होगा, और ये है इसके बराबर होगा, क्योंकि बराबर भागों में बांटेगा। तो यदि ये टोटल 16 है तो यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी 8 हो जाएगी, कोई दिक्कत, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी यहाँ क्या होगी 2 बराबर भागों में बांटेगा। अब आपको ध्यान दीजिए, अब वो क्या प्राप्त होगा, यदि हम इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में बात करें, चाहे कोई भी त्रिभुज में बात करें, तो आपको एक भुजा प्राप्त है और दूसरी भुजा आपको यहाँ पर प्राप्त है, एक भुजा भी प्राप्त है और दूसरी भुजा प्राप्त है, तीसरी भुजा आपको निकालनी है, और सब क्या है समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो आप आसानी से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या है लंब का काम करेगा, ये विकर्ण का काम करेगा, ये क्या है आपको विकर्ण का काम करेगा, और ये आपका यहाँ पर जो लंब या आधार का काम करेगा, तो इसका दूसरी आप भुजा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इसको निकालने का मैंने आपको तरीका भी बताया है, कैसे बनाना है इसको। आप डायरेक्ट यहीं से बिना फॉर्मूला अप्लाई करिए, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटी भुजा क्या है 8 है, ये आपको सम संख्या प्राप्त है, क्या है आपको यहाँ पर ये सम संख्या प्राप्त है, इनको आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी सम संख्या प्राप्त हो तो क्या करना है इनका आधा करना है, तो 8 का क्या करिएगा आप आधा कीजिएगा, क्या प्राप्त होगा 4 होगा, और 4 का करना है क्या स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 16, अर्थात जो आपको यहाँ पर उसका तीसरी भुजा होगी, जो तीसरी भुजा होगी इससे क्या होगी आपको बड़ी होगी, अर्थात यहाँ पर 17 होगी, और इससे क्या होगी छोटी होगी अर्थात क्या होगा आपको 15 होगी। तो ध्यान दीजिए 16 से बड़ी 17 तो आपको है ही, लेकिन इसे छोटी वाली नहीं पता है, तो छोटी वाली क्या होगी 15 होगी, जो कि इस भुजा की आपकी लंबाई हो गई, ठीक है ना, जो कि इस भुजा की आपको लंबाई होगी। ये कहाँ से कहाँ तक की लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, लेकिन इसके दूसरे विकर्ण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि दूसरे विकर्ण के पूरा विकर्ण के बारे में बात करें तो जब ये 15 है तो ये भी आपका 15 है, ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इसका निकालना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए कि जो विकर्ण का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, d1 और d2 क्या है यहाँ पर इनके विकर्ण है, विकर्णों का क्या होता है गुणनफल का आधा होता है इनका क्षेत्रफल। और नहीं तो इस तरह भी आप निकाल सकते हैं कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है निकाल कर जोड़ सकते हैं, जबकि इनका देख रहे हैं कि इनका शीर्षलंब इतना प्राप्त है और इनका आपको शीर्षलंब भी 8 प्राप्त है, जबकि बेस क्या है आपका 15 है, तो 2 से आप गुणा करा देंगे तो भी आपको यही बात निकलेगा। तो यहाँ पर 1/2 हो गया। d1 का वैल्यू आप जानते हैं कि पहले ही आपका 16 है, और d2 आप निकाल चुके हैं कि 15 और 15 क्या हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। इन्हीं को आपको कैलकुलेट कर लेना है, इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 3 के 24, अर्थात जो क्षेत्रफल आएगा 240 आएगा। 240 ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि आपको कन्फ्यूजन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहां पर आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा।
अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पर कोई समचतुर्भुज है, आपका यहाँ पर कोई क्या है, आपका समचतुर्भुज है। तो आप जानते हैं कि इनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं, ठीक है ना। अर्थात ये इसके बराबर होगा तो ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पर कह रहा है कि जो एक विकर्ण है आपका 10 सेंटीमीटर है, जो एक विकर्ण है ना, यहाँ पर एक विकर्ण के बारे में बात करें तो 10 सेंटीमीटर है। और जो आपका यहाँ पर कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज की भुजा आपको 13 है तो सभी भुजाएं क्या होंगी, 13 होंगी। तो यहाँ पे ये क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये आपको बात करें कि यहाँ पर इसके अंदर वाले की 5 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, आपको 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 5 के बराबर भागों में बटेगा। ये सभी के सभी क्या होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक भुजा 13 है, दूसरी भुजा आपको यहाँ पर 5 हो गई, ये 10 नहीं है बल्कि ये आपको 5 है, ये आपको यहाँ पर 5 है, क्योंकि टोटल भुजा की लंबाई आपको ये 10 है ना, तो आपको 5 है। तो आप निकाल सकते हैं ट्रिपल के अनुसार। यहाँ पर क्या है, आपको विषम संख्या है, क्या है, आपको विषम संख्या है। जब भी आपको यहाँ पर विषम संख्या प्राप्त हो जाए तो उसमें क्या करना है, इनका आपको स्क्वायर कर लेना है। स्क्वायर करके इसमें आपको 2 से भाग देना है, तो 25 में 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा, आपको 12.5 आएगा, ठीक है, 12.5। अर्थात जो आपको यहाँ पर ट्रिपलेट्स में जो आपको पाए जाएंगे उस 12.5 से बड़े होंगे। 12.5 से 12 क्या होगा, बड़ा 13 होगा, और इससे छोटा क्या होगा, 12 होगा। अर्थात 12 और 13, और उससे पहले भी आपको पता है कि यहाँ पर 13 है, ये 5 है, और 13 है, 5 है और 12 है, तो ये वाली भुजा आपको क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इनका आपको निकालना है कि लंबाई क्या होगी, विकर्ण 13 सेंटीमीटर की लंबाई का क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर है यदि एक समचतुर्भुज एक विकर्ण की लंबाई का 10 सेंटीमीटर, यदि समचतुर्भुज की भुजा इतना है तो विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब ये 12 हो गया तो ये भी क्या होगा, आपको 12 होगा। अर्थात जो दूसरा विकर्ण है, जो D2 जो आपका विकर्ण है, क्या होगा, इनको जोड़ दीजिएगा या फिर 2 से गुणा करा दीजिएगा, प्राप्त हो जाएंगे। अर्थात कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो अब आप आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना लेंगे। बिल्कुल ही आसानी से बनने वाले प्रश्न कर रहा है कि प्रश्न एक समचतुर्भुज की एक जो विकर्ण है ना, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है कि 10 है। तो आप जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है, उनकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उनके जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को समान आपको यहाँ पर भाग में बांटते हैं और एक दूसरे पर भी लंब होते हैं। अर्थात ये यदि 1 है तो ये भी 1 होगा, यदि ये 2 इकाई है तो ये भी आपको यहाँ पर 2 इकाई है। कहने का अर्थ ये है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि एक विकर्ण की लंबाई क्या है, यहाँ पर 10 है, तो 10 है तो अर्थात ये आपको 5 होगा, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एक भुजा के बारे में कह रहा है कि ये 13 है, तो आप इसको बताइए कि यहाँ पर क्या बताना है आपको, विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर विकर्ण के ही बारे में पूछ रहा है, अर्थात इस विकर्ण के बारे में पूछ रहा है, जबकि ये विकर्ण आपको दिया हुआ है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, वही काम करना है आपको। यहाँ पर देखना है ये क्या है, आपको 5 आपको प्राप्त है, 13 प्राप्त है, इसको निकालना है। तो आप ये फॉर्मूला, विकर्ण वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब आपको करना क्या है, उसको भी आपको नहीं करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये क्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या क्या करना है, आपको स्क्वायर कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 2 से भाग करना है। 25 में 2 से भाग कीजिएगा, प्राप्त क्या होगा, 12.5, ठीक है, 12.5 प्राप्त होगा। और यहाँ पर इसे आप कर लीजिएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और यहाँ से यदि इसके पहले वाली संख्या के बारे में बात करते हैं आपको 12 आ जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसका आंसर यदि आप बताना चाहें तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसका आंसर आप जरूर बता दीजिएगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर इस तरह से बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा।